आज हम एक ऐसे साम्राज्य की कहानी में उतर रहे हैं जो कभी दक्षिण भारत की कह सकते हैं कि शान हुआ करता था। एक ऐसा साम्राज्य जिसकी राजधानी हम्पी की तुलना दुनिया के सबसे भव्य शहर रोम से की जाती थी। बिल्कुल हम बात कर रहे हैं विजयनगर साम्राज्य की। बिल्कुल, जो 1336 से लेकर लगभग 300 सालों तक फला फूला। हाँ, तो आज की इस विस्तृत चर्चा का मिशन यही है कि ये साम्राज्य बना कैसे, इसका सबसे सुनहरा दौर कौन सा था और आखिर क्यों इतनी मजबूत नींव होने के बावजूद ये ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। अच्छा, तो ये एक दिलचस्प एंगल है। हम्म, मतलब हम सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं पलटेंगे, बल्कि उस सिस्टम को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। जी, इसकी कहानी सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की नहीं है, बल्कि एक अनोखे सिस्टम की भी है जिसने इसे बनाया भी और शायद मिटाया भी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इस साम्राज्य की नींव कैसे रखी गई, माहौल क्या था उस वक्त? देखिए, इसकी शुरुआत 14वीं सदी के बहुत ही उथल-पुथल भरे दौर में होती है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक, और उनकी नीतियां दक्षिण में कुछ खास काम नहीं कर रही थीं। चारों तरफ विद्रोह हो रहे थे, एक राजनीतिक खालीपन सा था। बिल्कुल। और इसी खालीपन के बीच 1336 में दो भाई हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम ने तुंगभद्रा नदी के किनारे एक स्वतंत्र राज्य की नींव रखी। और कहते हैं कि उन्हें संत विद्यारण्य से प्रेरणा मिली थी। जी, एक आध्यात्मिक प्रेरणा जिसने इस नए राज्य को एक हिंदू पहचान दी। और ये कोई एक परिवार नहीं था जिसने 300 साल तक राज किया, है ना? स्रोतों में तो 4 अलग-अलग राजवंशों का जिक्र आता है: संगम, सालुव, तुलुव और अरावेदु। हाँ, और यही विजयनगर की कहानी का एक अहम हिस्सा है। पहला वंश था संगम वंश, जिसके संस्थापक यही दोनों भाई थे, हरिहर और बुक्का। जी। इन्होंने लगभग 150 साल राज किया, और इस दौरान उनका पूरा ध्यान एक ही चीज पर था। उत्तर में अपने पड़ोसी बहमनी सल्तनत से लड़ना। सही। और लड़ाई का केंद्र था रायचूर दोआब। हाँ, ये कृष्णा और तुंगभद्रा 2 नदियों के बीच की जमीन थी। ये इतनी खास क्यों थी? मतलब क्यों लड़ रहे थे सब इसके लिए? 2 वजह थी। एक, ये बेहद उपजाऊ थी, मतलब उस इलाके की अर्थव्यवस्था के लिए सोने की खान। और दो, सामरिक महत्व। बिल्कुल, ये एक तरह का बफर जोन था। जिसके पास ये दोआब होता, उसे दक्षिण भारत की राजनीति में एक मनोवैज्ञानिक और सैन्य बढ़त मिल जाती। हाँ, तो संगम वंश के शासकों ने अपनी पूरी ताकत इसी में लगा दी। हाँ, देवराय द्वितीय जैसे शासकों ने तो अपनी सेना में मुस्लिम तीरंदाजों को भी भर्ती किया। अच्छा। जी, जो दिखाता है कि वो सैन्य तकनीक को लेकर कितने खुले विचारों वाले थे। तो 1500 साल बाद संगम वंश का अंत कैसे हुआ? यहीं पर दूसरा राजवंश यानी सालोव तस्वीर में आता है। सही कहा। और ये कोई सामान्य राज्याभिषेक नहीं था। संगम वंश के आखिरी शासक बहुत कमजोर थे और साम्राज्य बिखरने लगा था। और तब उनके एक सेनापति सालुव नरसिम्हा ने सत्ता अपने हाथ में ले ली। इतिहासकार इसे महज एक तख्तापलट नहीं बल्कि सालोव क्रांति कहते हैं। 1 मिनट, क्रांति? ये तो बहुत दिलचस्प बात है। हाँ, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ खुद राजा बनना उतना नहीं था जितना साम्राज्य को टूटने से बचाना था। मतलब एक जनरल ने देखा कि राजा कमजोर है और देश खतरे में है, तो उसने कमान खुद संभाल ली। ये उस दौर के पावर स्ट्रक्चर के बारे में क्या बताता है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। क्या असली ताकत राजा के बजाय सेनापतियों के हाथ में थी? यही वो बीज है जो आगे चलकर विजयनगर के भविष्य को तय करेगा। सालुव नरसिम्हा का कदम उस वक्त तो साम्राज्य के लिए फायदेमंद रहा, पर इसने एक मिसाल कायम कर दी कि अगर केंद्र कमजोर पड़ा तो कोई भी शक्तिशाली सेनापति सत्ता पर कब्जा कर सकता है। एग्जैक्टली। और इसी पैटर्न पर आगे तुलु वंश की स्थापना हुई। और तुलु वंश के साथ ही हम विजयनगर के उस दौर में पहुंचते हैं जिसे उसका स्वर्ण युग कहा जाता है। हाँ, और इस युग के महानायक थे कृष्णदेवराय। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने भी अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। बिल्कुल, कृष्णदेवराय एक असाधारण शख्सियत थे। वो एक शानदार सेनापति थे, एक चतुर राजनयिक और कला के महान संरक्षक भी। उन्होंने सत्ता में आते ही सबसे पहले अपने पुराने दुश्मनों से हिसाब बराबर किया। हाँ, 1520 में हुई रायचूर की लड़ाई इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह को ऐसी करारी हार दी कि दक्कन की सल्तनतों में विजयनगर का दबदबा कायम हो गया।
उनकी कूटनीति भी कमाल की थी। पुर्तगालियों से उन्होंने अच्छे रिश्ते बनाए, और ये सिर्फ दोस्ती के लिए नहीं था, है हाँ, ना? नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रणनीतिक कारण था। घोड़े। हाँ, बिल्कुल। उस जमाने में एक अच्छी घुड़सवार सेना युद्ध का नतीजा तय कर देती थी, और बेहतरीन अरबी और फारसी नस्ल के घोड़े समुद्री रास्ते से आते थे, जिस पर पुर्तगालियों का कब्जा था। तो कृष्णदेव राय ने उन्हें भटकल में किला बनाने की इजाजत दी। जी, और बदले में घोड़ों के व्यापार पर एक तरह से एकाधिकार हासिल कर लिया। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन उन्हें सिर्फ उनकी सैन्य जीतों के लिए याद नहीं किया जाता, उन्हें आंध्र भोज भी कहा जाता है। हाँ, कला और साहित्य में उनका योगदान बहुत बड़ा था। उनका दरबार दक्षिण भारत का सांस्कृतिक केंद्र था। तेलुगु साहित्य के लिए तो वो सच में एक स्वर्ण युग था। उनके दरबार में अष्टदिग्गज थे, 8 महान तेलुगु कवि। जैसे मुगलों के नवरत्न थे, वैसे ही, और वो खुद भी एक महान विद्वान और लेखक थे। उन्होंने तेलुगु में अमुक्तमाल्यदा और संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की। अमुक्तमाल्यदा के बारे में मैंने सुना है कि ये सिर्फ एक कविता नहीं है। बिल्कुल सही। ये एक महाकाव्य तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा ये शासन कला और एक राजा के कर्तव्यों पर लिखा गया एक गहरा राजनीतिक ग्रंथ है। अच्छा। इसमें वो बताते हैं कि एक राजा को अपनी प्रजा का ध्यान कैसे रखना चाहिए, टैक्स कैसे लगाना चाहिए। मतलब ये दिखाता है कि वो सिर्फ तलवार के धनी नहीं, बल्कि कलम के भी सिपाही थे। तो एक ऐसा राजा जिसके पास सैन्य ताकत है, आर्थिक समझ है और कला की परख है। ऐसा लगता है कि ये साम्राज्य तो हमेशा चलता रहेगा। लेकिन कहानी यहाँ एक बहुत दुखद मोड़ लेती है। इतना शक्तिशाली साम्राज्य खत्म कैसे हो गया? इसका जवाब शायद कृष्णदेव राय की महानता में ही छिपा है। उन्होंने सत्ता को इतना ज्यादा केंद्रीकृत कर दिया था और अपना कद इतना ऊंचा बना लिया था कि उनके बाद के शासक उस विरासत को संभाल ही नहीं पाए। जी, उनके उत्तराधिकारी कमजोर थे और साम्राज्य में अंदरूनी कलह शुरू हो गई। और फिर आते हैं आलिया राम राय, राजा नहीं लेकिन राजा से ज्यादा ताकतवर। हाँ, अंतिम दुलो शासक सदाशिव राय सिर्फ नाम के राजा थे। असली सत्ता उनके मंत्री आलिया राम राय के हाथ में थी। राम राय बहुत काबिल थे, लेकिन अति आत्मविश्वासी। बिल्कुल। उन्होंने दक्कन की सल्तनतों को आपस में लड़ाने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। ये तो उस जमाने की एक स्टैंडर्ड कूटनीति लगती है। इसमें गलती कहाँ हुई? गलती ये हुई कि उन्होंने अपनी कामयाबी को बहुत ज्यादा सार्वजनिक किया और हारे हुए सुल्तानों का अपमान किया। अच्छा। उन्होंने ये समझने में भूल कर दी कि ये सल्तनतें भले ही आपस में लड़ती हों, लेकिन वो सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से एक दूसरे से ज्यादा जुड़ी हुई थीं। तो रामराय के अहंकार ने उन सभी को विजयनगर के खिलाफ एकजुट होने का एक साझा मकसद दे दिया। और उसी का नतीजा था 1565 का तालीकोटा का युद्ध, जैसे राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। विजयनगर के इतिहास का सबसे काला दिन। एक तरफ विजयनगर की विशाल सेना थी और दूसरी तरफ बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर की संयुक्त सेनाएं। बरार इसमें शामिल नहीं था, है ना? नहीं, बरार इस गठबंधन में शामिल नहीं था। युद्ध के मैदान में राम राय को पकड़कर बेरहमी से मार दिया गया और विजयनगर की सेना में भगदड़ मच गई। और इसके बाद जो हुआ वो शायद युद्ध से भी ज्यादा भयानक था। बहुत ज्यादा। विजेता सेनाओं ने राजधानी हम्पी की तरफ कूच किया। वो शहर जिसके बारे में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेज में लिखा था कि वो रोम जितना विशाल है और दुनिया में उससे खूबसूरत कोई शहर नहीं। उसी शहर को कई महीनों तक लूटा गया, जलाया गया और ऐसा तहस नहस किया गया कि वो फिर कभी आबाद नहीं हो पाया। आज हम्पी के जो खंडर हम देखते हैं वो उसी विनाश की गवाही देते हैं। बिल्कुल। तो क्या तालीकोटा के युद्ध के साथ ही साम्राज्य पूरी तरह खत्म हो गया? नहीं, पूरी तरह से नहीं। राम राय के भाई ने अराबिदु वंश की शुरुआत की और राजधानी को पेनुकोंडा ले गए। अच्छा। उन्होंने साम्राज्य को फिर से खड़ा करने की बहुत कोशिश की। ये वंश अगले 100 साल तक किसी न किसी रूप में चलता रहा, लेकिन वो विजयनगर की परछाई मात्र थे। असली गौरव और शक्ति तो हम्पी के खंडरों में ही दफन हो गई थी। जी, चलिए अब उस सिस्टम पर वापस आते हैं जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था। ये विशाल साम्राज्य चलता कैसे था? इसकी प्रशासनिक रीढ़ क्या थी? स्रोतों में अमर नायक प्रणाली का बार बार जिक्र आता है। हाँ, और इस प्रणाली को समझे बिना हम विजयनगर को नहीं समझ सकते। ये एक तरह की सामंती व्यवस्था थी। नायक असल में सैन्य प्रमुख या सेनापति होते थे। ठीक है। राजा उन्हें सैन्य सेवा के बदले में जमीन का एक टुकड़ा देता था जिसे अमरम कहा जाता था। तो इन नायकों को उस जमीन के बदले में क्या करना होता था? उन्हें उस अमरम से टैक्स वसूलने का अधिकार होता था। उस आमदनी से उन्हें एक तय संख्या में पैदल सैनिक, घुड़सवार और हाथी
मेंटेन करने होते थे। और राजा को भी कुछ देते थे? हाँ, साल में एक बार वो राजा को एक तय रकम या महंगे तोहफे भी देते थे और जरूरत पड़ने पर अपनी पूरी सेना के साथ राजा की मदद के लिए हाजिर होते थे। ये तो सुनने में बहुत कारगर सिस्टम लगता है। कारगर तो था, लेकिन इसमें एक अंतर्निहित खतरा भी था। क्या ये नायक अपने अपने इलाकों में छोटे मोटे राजा ही बन जाते थे? जब तक केंद्र में कृष्णदेव राय जैसा शक्तिशाली शासक बैठा है, तब तक तो सब नियंत्रण में रहता था। लेकिन जैसे ही राजा कमजोर पड़ता, ये नायक स्वतंत्र होने की कोशिश करने लगते या आपस में ही लड़ने लगते। और हमारे पास इस सब की जानकारी आती कहाँ से है? खासकर विदेशी यात्रियों के लिखे वृत्तांतों से, है ना? बिल्कुल। विजयनगर एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था, इसलिए यहाँ दुनिया भर से लोग आते थे। इटली से निकोलो डी कॉन्टी, फारस से अब्दुल रज़ाक, पुर्तगाल से डोमिनिगो पेज और फर्नाओ नूनेज। जी, इन लोगों ने जो अपनी आंखों से देखा उसे लिखा, और उनके लिखे वृत्तांत आज हमारे लिए टाइम मशीन की तरह हैं। अब्दुल रज़ाक तो शहर की किलेबंदी से बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने लिखा कि शहर के चारों ओर 7 दीवारें थीं। हाँ, और उन दीवारों के घेरे के अंदर सिर्फ महल और मंदिर नहीं, बल्कि खेत, बाग और बाजार भी थे। मतलब एक आत्मनिर्भर शहर। बिल्कुल, जिसे लंबे समय तक घेरा नहीं जा सकता था। वहीं फर्नाओ नूनीज ने नायक प्रणाली के काम करने के तरीके का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। इन यात्रा वृत्तांतों के बिना विजयनगर का इतिहास अधूरा होता। बिल्कुल। वास्तुकला की बात करें तो हम्पी के खंडर आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। विट्ठल स्वामी मंदिर के वो म्यूजिकल पिलर्स, हाँ, सारे गामा पिलर्स, संगीत की ध्वनियां ग्रेनाइट के खंभों से, ये कैसे मुमकिन है? ये कोई कहानी नहीं है, ये उस दौर के शिल्पकारों और वास्तुकारों के हुनर का जीता जागता सबूत है। ओके। उन खंभों को खास तरीके से तराशा गया है कि उन पर उंगली से थपकी देने पर संगीत के 7 सुरों जैसी अलग अलग ध्वनियां निकलती हैं। फैसिनेटिंग। जी, इसी तरह विशाल राय गोपुरम यानी मंदिरों के ऊंचे प्रवेश द्वार और हजारों खंभों वाले मंडप, ये सब विजयनगर शैली की पहचान है। तो ये सिर्फ इमारतें नहीं थीं? नहीं, ये साम्राज्य की शक्ति और समृद्धि का प्रदर्शन थी। तो आज की इस बातचीत को अगर हम समेटें तो विजयनगर की कहानी सिर्फ एक साम्राज्य के उत्थान और पतन की कहानी नहीं है। नहीं, ये 4 राजवंशों की कहानी है। कृष्णदेव राय जैसे महान शासक के स्वर्ण युग की कहानी है, और तालीकोटा में हुई उस विनाशकारी हार की कहानी है जिसने सब कुछ बदल दिया। और इन सब के केंद्र में है वो अमर नायक प्रणाली, एक ऐसी 2धारी तलवार जिसने साम्राज्य को अभूतपूर्व सैन्य शक्ति तो दी, लेकिन साथ ही सत्ता को इस तरह विकेंद्रीकृत भी कर दिया कि एक कमजोर शासक के आते ही वो बिखरने के कगार पर पहुंच गया। ये सोचना फैसिनेट्स करता है कि एक तरफ हम्पी के खंडहर हैं जो उस विनाश की कहानी कहते हैं, और दूसरी तरफ विदेशी यात्रियों के शब्द हैं जिन्होंने खोए हुए साम्राज्य की भव्यता को हमारे लिए जिंदा रखा है। जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जी, जिस अमर नायक प्रणाली ने साम्राज्य को सैन्य रूप से इतना शक्तिशाली बनाया, उसी प्रणाली ने शक्ति को राजा के हाथों से निकालकर नायकों में बांट दिया था, जो अपने इलाकों में लगभग स्वतंत्र राजाओं की तरह थे। तो क्या ये संभव है कि विजयनगर के पतन के बीज सिर्फ तालीकोटा की युद्ध में नहीं, बल्कि उसी व्यवस्था में छिपे थे जिसने उसे इतना महान बनाया था?